बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम लोग जो है हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं हिंदी ग्रेड का सेल डिवीजन। जी, इसमें जो है हमने जो कंटेंट कवर करना है वो हमारे पास सेल साइकिल, इंटरफेस, G1 S G2 फेजेस। ठीक है, ये इसी का आप कह सकते हैं पार्ट है। ठीक है, ये हम कवर करेंगे। सेल साइकिल हमने जो है ये कवर करना है। उसके बाद हमारे पास माइटोसिस और मियोसिस को जो है वो हमने डिटेल में देखना है, इनकी सिग्निफिकेंस के साथ जो है। ठीक हो गया, ओके स्टार्ट करते हैं। इसको फर्दर कंटिन्यू करने से पहले मैं एक छोटा सा स्केच आपको यहाँ पे लिखवाना चाहता हूँ। ये हमारे पास जो सेल साइकिल है, ठीक है, सेल साइकिल क्या होता है, प्रोसेस क्या है, ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन करना चाहें सेल साइकिल क्या है हमारे पास, तो असली कह सकते हैं कि सीक्वेंस ऑफ चेंजेस है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ चेंजेस है, ठीक है, जो कि नॉर्मली रिक्वायर होती हैं ग्रोथ हो गया। ठीक है, जब सेल एक्चुअल में हमारे पास जो है वो डिवाइड करना चाह रहा होता है। ठीक है, उस सिचुएशन में क्या होता है कि चेंजेस होती हैं। ठीक है, और उन चेंजेस के रिजल्ट में क्या होता है कि ग्रोथ हमारे पास जो है वो चलती है। उसके बाद डीएनए की रेप्लिकेशन चलती है। ठीक हो गया, और उसके बाद हमारे पास जो है वो सेल क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, जिसको हम कह देते हैं भी सेल साइकिल। ठीक हो गया, तो अगर हम इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कहते हैं कि जो सीक्वेंस ऑफ चेंजेस दैट इन्वॉल्व्स पीरियड ऑफ ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन occur followed by cell division, ठीक है, is called as cell cycle। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास मैं कैसे लिखवाता हूँ आपको पता चल जाएगा। अक्सर जो है वो इसको मिस्टेकनली जो है वो स्टूडेंट किसी और एंगल से ले लेती है। तो जो सेल साइकिल है इसमें इंटरफेज होती है सबसे पहले। ठीक हो गया, और उसके बाद माइटोटिक फेज होती है। ठीक, जो हमारे पास इंटरफेज है इसको फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं G1। उसके बाद हमारे पास है S फेज एंड G2। G इज एक्चुअली गैप। जबकि दूसरी हमारे पास है जिसको हम कहते हैं माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज फर्दर डिवाइडेड है टू रीजन्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और दूसरी हमारे पास है साइटोकाइनेसिस। अच्छा, अब जो कैरियोकाइनेसिस है इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारे पास प्रोफेज होती है, उसके बाद मेटाफेज होती है, देन एनाफेज है, एंड देन टेलोफेज आ जाती है। तो अब यहाँ पे ये स्केच बनाने का पर्पस क्या है कि मैक्सिमम ऑफ द टाइम जब एमसीक्यू आता है वो पूछते हैं कि जी जो हमारे पास प्रोफेज है या मेटाफेज है या एनाफेज है, दीज आर द टाइप्स ऑफ। तो अक्सर औकात स्टूडेंट इसको क्लिक करते हैं माइटोटिक, क्योंकि वो समझते हैं कि मियोसिस जो माइटोसिस है उसकी 4 फेजेस है। नो, याद रखना है माइटोसिस की 2 बेसिक फेजेस होती हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस आपको पता है हमारे पास न्यूक्लियस की डिवीजन है, साइटोप्लाज्म की, काइनेसिस डिवीजन को कह देते हैं। ठीक हो गया, ये न्यूक्लियस की डिवीजन हो गई और ये साइटोकाइनेसिस की डिवीजन हो गई। और जो G1S और G2 फेज है ये एक्चुअल में पार्ट्स हैं किसके, इंटरफेज के आप कह लो। अच्छा, अब हमारे पास जो इंटरफेज है, ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो है वो G1 हमारे पास जो है इसको हम गैप जो है वो कह देते हैं। S हमारे पास होती है सिंथेसिस फेज।
ठीक है, यानी इसमें जो है वो आप कह सकते हैं कि डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए रेप्लिकेशन अकर, तो आपने याद रखना है किस फेज के अंदर होती है, एस फेज के अंदर जो है वो हमारे पास होती है। इसके अलावा हमारे पास जो आप कह सकते हैं कि ये जो G1 फेज है, ठीक हो गया, इसको हम जो है वो प्री माइटोटिक फेज भी कह सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर अभी माइटोसिस जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो ये प्री माइटोसिस जो है हमारे पास क्या है, फेज है। ठीक हो गया। नाउ इसके अलावा हमारे पास G0 फेज भी आ जाती है। ठीक है, उसको हम आगे डिटेल में देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये देखिएगा, दैट इज आप कह सकते हैं कि एक यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, बिकॉज प्रोकैरियोटिक सेल में तो आपको पता न्यूक्लियस नहीं होता है, सो माइटोसिस डू नॉट अकर इन प्रोकैरियोटिक सेल, सो इट ओनली अकर इन यूकैरियोटिक सेल। तो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमने कहा जी कि ये G1 फेज, फिर उसके बाद S है, उसके बाद G2 है, देन M फेज है, M माइटोटिक फेज है। ठीक है, जिसके अंदर जो है वो डिवीजन होती है। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास जो G1 फेज है, ठीक है, ये एक्चुअल में हमारे पास एक टाइम पीरियड है जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो स्टार्ट होती है, बिकॉज सेल ने जब भी डिवाइड करना होता है, ठीक है, तो उस सूरत में इसमें चेंजेस जो है वो हमारे पास जो है वो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। ठीक हो गया। इसके बाद जो सेल का साइज है वो हमारे पास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अपनी एक नॉर्मल जो सिचुएशन होती है उससे। ठीक हो गया। इसके अलावा जो हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, ये जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, एंजाइम्स प्लस प्रोटीन्स ये हाई हो जाएंगे। इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आपको पता है कि बेसिस रिक्वायर्ड होती है, यानी ए टी जी सी, ये क्या हो जाती है हमारे पास, इनको आप कह सकते हैं एक्यूमुलेट जो है वो, एक्यूमुलेट जो है वो क्या किया जा रहा होता है, या जा रहा होता है। ठीक हो गया। ठीक हो गया, एडीजीसी को क्या किया जा रहा होगा, एक्यूमुलेट जो है वो किया जा रहा होगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपने याद रखना, ये मैकेनिज्म है। ठीक है, हमारे पास। अच्छा, अब अक्सर औकात क्या होता है कि जब सेल हमारे पास डिवाइड कर चुका होता है, ठीक है, तो उस सूरत में, ठीक है, हमारे पास एक सेंट्रलाइज G0 फेज आ जाती है। G0 फेज आप कह सकते हैं कि जिसके अंदर हमारे पास जो है वो सेल फर्दर डिवाइड नहीं करता। डिवीजन इट मे बी स्टॉप फॉर डेज, वीक्स कह लो आप। ठीक है, या इसको परमानेंटली जो है वो क्या हो जाता है, फर्दर डिवीजन को जो है वो स्टॉप कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें हमारे पास नर्व सेल्स होते हैं। ठीक हो गया। और इसी तरह बुक में एग्जांपल दी हुई है आपके। ठीक है, नर्व सेल्स हैं, और आईज के जो लेंस के सेल्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, फर्दर जो है वो क्या कह सकते हैं, डिवाइड करना स्टॉप कर देते हैं। उसे G0 कह सकते हैं, यानी कोई भी फर्दर डिवीजन नहीं चल रही। G1 के बाद हमारे पास होती है एस फेज। ठीक हो गया। यहाँ देखेंगे हमारे पास, लेट्स मैं कहता हूँ यहाँ पे सेल हमारे पास इस साइज में था, यहाँ पे क्या हो गया, सेल का साइज जो है वो इंक्रीज हो गया। अब हमारे पास जो एस फेज है, जिसको हमने कहा कि दैट इज सिंथेसिस फेज है। सिंथेसिस फेज के अंदर हमारे पास आपने याद रखना है डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो हमारे पास होती है। नहीं, जो डीएनए रेप्लिकेशन होगी, ठीक है, और क्रोमोसोम जो है हमारे पास क्या रहते हैं, डबल हो जाते हैं। इस केस के अंदर ये एंटीटेस्ट के बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे एमसीक्यूज हैं, इनफैक्ट मैं जो लिख रहा हूँ, आपने इनको प्रॉपर्ली जो है वो याद रखना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो G2 फेज आ जाती है, G2 फेज के अंदर हमारे पास क्या होता है कि सेल जो है वो काफी हद तक जो है वो प्रिपेयर हो चुका होता है डिवीजन के हवाले से। ठीक हो गया। एनर्जी हमारे पास जो है वो एक्यूमुलेट जो है वो की जा रही होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है आपने याद रखना है, हमारे पास जो प्रिपरेशन है स्पेसिफिक प्रोटीन्स की जो रिमेनिंग होती है, ठीक है, प्रोटीन जो है वो फर्दर क्या की जा रही होती है, एक्यूमुलेट
स्टिमुलेट जो है वो की जा रही होती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसके अलावा हमारे पास आप कह सकते हैं कि जो सेल का इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हमारे पास वो क्या रहता है, काफी हद तक जो वो चेंज हो चुका होता है, क्योंकि क्रोमोसोम्स डबल हो चुके होते हैं, ठीक है। और इस तरह से सेल जो है वो हमारे पास काफी हद तक जो है वो रेडी होता है टू एंटर इनटू द, आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास माइटोटिक फेज के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने याद रखना है, और वो हमारे पास ये है कि जो टाइम है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर हम G1 की बात करेंगे तो G1 जो है हमारे पास इन ह्यूमन की अगर हम बात करेंगे तो इट एक्चुअली स्टेज फॉर 9 आवर्स, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास जो एस फेज है ये 10 आवर्स के लिए जो है वो क्या है, अपने आप को जो है वो मतलब चल रही होती है। इसी तरह G2 फेज है तो ये 4.5 आवर्स के लिए जो वो चल रही होती है। और इसी तरह जो माइटोटिक फेज है, याद रखना, ये 30 मिनट के लिए जो है वो होती है। तो ओवरऑल अगर हम करेंगे तो याद रख लीजिएगा कि जो ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल है, ये 24 आवर्स में 1 से 2 में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, नंबर 1, ठीक हो गया। नंबर 2, एक और बुक में एग्जांपल दी हुई है यीस्ट सेल की, ठीक है। जो यीस्ट सेल है, आपको पता है ये हमारे पास क्या होती है, ये फंजाई है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं फंजाई सेल जो है या यूनिसेल्युलर फंजाई, ठीक हो गया, ये हमारे पास यूनिसेल्युलर फंजाई। यूनिसेल्युलर फंजाई कितने टाइम पीरियड के अंदर, कितने आवर्स के अंदर डिवाइड हो सकती है, ठीक है, आपको बताना चाहिए 90 मिनट्स के लिए। अब इसको अगर हम आवर्स में भी कन्वर्ट करें तो आपको पता है कि 1 आवर 30 सेकंड 30 मिनट जो है वो हमारे पास बनेंगे, ठीक है, 1 आवर 30 मिनट। तो दोनों चीजें आपने याद रखनी है। तो यहाँ से नंबर ऑफ एमसीक्यू जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि जी हमारे पास जो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी की कौन सी हमारे पास फेज है। सबसे पहले सेल का जो साइज है वो किसमें ग्रोथ यानी इंक्रीज होना शुरू जो है वो हो जाता है। एंजाइम प्रोटीन किसमें हाई क्वांटिटी में बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और आ जाती है कि सेल ऑर्गेनल किस में डिवाइड हो रहे होते हैं, तो मैक्सिमम वो किसमें आता है, G2 के अंदर। यानी अगर हम बात करेंगे ना सेंट्रियोल्स वगैरह की, ठीक है, तो सेंट्रियोल्स नॉर्मली जो है वो इस रीजन के अंदर जो है वो ऑर्गेनल जो है वो डिवाइड कर जा रहे होते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाता है कि सेल जो है वो माइटोटिक यानी माइटोसिस के अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है। और माइटोसिस की अगर हम बात करेंगे तो माइटोसिस क्या है, यहाँ देखिएगा, हमने कहा कि माइटोसिस माइटोसिस को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको क्या बताया, हमारे पास दो इसके पार्ट्स हैं। एक हमारे पास है कैरियोकाइनेसिस, एक हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर मैंने आपको बताया प्रोफेज है, उसके बाद मेटाफेज है, टीलोफेज है, सॉरी एनाफेज है एंड टीलोफेज है। प्रोफेज प्रिपरेशन की फेज होती है, फर्दर मेटा जिसमें क्रोमोसोम जो है हम अपने आप को अलाइन करते हैं, एना सेपरेशन को हम कहते हैं, टीलू हमारे पास क्या है, एंडिंग होती है, और इसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है, कैरियो साइटोकाइनेसिस जो हमारे पास हो जाती है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं हमारे पास के लिए फेजेस क्या है, अगर आप डायग्राम की तरफ हम मूव करें तो ठीक है, डायग्राम की तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है इंटरफेस सबसे पहले उसमें जो वो दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ हमारे पास, इंटरफेस जो है वो हमारे पास दिया हुआ है। इंटरफेस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम हमारे पास जो है वो हमने पढ़ा था G1s और G2 के अंदर जो है वो क्या हो गया है, ये सारी चीजें डुप्लीकेट कर गई हैं, ऑर्गेनल डुप्लीकेट करें। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्या हो रहा है कि ये क्या है, सेंट्रियोल है। आपको पता है कि एक सेल के अंदर जब हमने सेल बायोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर सेंट्रियोल्स की हमने जो वो डिटेल देखी थी। अच्छा, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, उसके अंदर हमने कहा था कि जो हमारे पास सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स जो है एक नॉर्मल सेल के अंदर दो होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो जब डिवाइड करेगा तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे टू पेयर जो है वो हमारे पास सेंट्रियोल्स के होंगे, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है। अब जब सेल में डिवाइड करना है, प्रोफेज के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम अपीयर कंडेंस एंड न्यूक्लियर एनवेलप इज नॉट अपीयर, ठीक है। यानी ये क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना शुरू हो जाती है, और जो हमारे पास सेंट्रियोल्स हैं ऑपोजिट पोल्स की तरफ जो है वो डिवाइड कर जाते हैं।
और मूव करते 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 ये पहुंचते हैं अपने टर्मिनल्स की तरफ, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट रीजन की तरफ। और उसके बाद क्या होता है कि क्रोमोसोम अपने आप को एक लाइन के अंदर जो है वो क्या करते हैं, अलाइन के अंदर ले आते हैं। इसको हम कहते हैं इक्वेटर, यानी इक्वेटर पे क्या करते हैं, अपने आप को अलाइन करते हैं। ठीक, कॉइल्ड क्रोमोसोम ईच विद टू क्रोमैटिड्स आर लाइन अप ऑन द मेटाफेज प्लेट। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक्चुअल में क्या होती है, मेटाफेज प्लेट होती है, जिस पे क्रोमोसोम जो है वो अपने आप को क्या करते हैं, अलाइन जो है वो आप कह सकते हैं कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो क्रोमोसोम नॉर्मली लेंथ या थ्रेड्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं, जो हमारे पास अपीयर होते हैं, ठीक है, यानी उसकी जो लेंथ हमें नजर आ रही होती है प्रोफेज के अंदर, ठीक है, यानी मैं अगर ये कहूँ कि मेरे पास क्रोमोसोम है, तो इसमें जो क्रोमोसोम की लेंथ हमें नजर आ रही होती है, ठीक है, ये अबाउट 0.5 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर तक हमारे पास जो है वो होती है। ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया। यानी इस साइज तक जो है वो हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये चले जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा मेटाफेज में क्रोमोसोम ने अपने आप को अलाइन कर लिया। एनाफेज के अंदर, एना हमने कहा सेपरेशन की फेज है। इसमें क्या होता है कि क्रोमेट जो हमारे पास आप कह सकते हैं कि जो स्पिंडल फाइबर्स है ये इन क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं और सिस्टर क्रोमैटिड को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक हो गया। देन हमारे पास टीलोफेज होती है। टीलोफेज में क्या होता है कि ये जो हमारे पास क्रोमोसोम है ये टर्मिनल पर पहुंच जाते हैं इस जगह पे, और उनके सराउंडिंग में न्यूक्लियर जो हमारे पास आप कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन है वो अपीयर होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। और देन हमारे पास क्या होती है, साइटोकाइनेसिस। अब इसमें ना हमारे पास जो है बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैं अभी इनको सेपरेटली डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ये आपने जो है वो याद रखना है। हमारे पास जो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं ये वाले, ठीक है, इसको हम जो है स्पिंडल फाइबर्स की अगर हम बात करेंगे, स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स इसको हम कह सकते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो 3 तरह के बनते हैं, याद रखना है। ठीक हो गया। एक हमारे पास जिनको हम क्या देते हैं, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। दूसरे हमारे पास होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एस्टर। ठीक हो गया। और थर्ड वन हमारे पास होते हैं उन्हें कहते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। मैं इसको एम्प्टी लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूब्यूलन जो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास किस तरह से अरेंज होते हैं, ये किस तरह से हमारे पास बनते हैं, ठीक है, इनको जरा हम जो है वो प्रॉपरली देखते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास तो जो करिएगा जरा मैं इसको आपको समझाता हूँ कि किस तरह से ये तीनों क्रोमोसोम जो है वो अरेंज होते हैं। यहाँ देखिएगा हमारे पास ये है लेट्स सपोज क्रोमोसोम, ठीक है, जो मेटाफेज के दौरान हमारे पास क्या हो गया, अरेंज हुआ हुआ। ठीक हो गया। उसके बाद ये हमने कहा ये मेरे पास जो है वो सेंट्रियोल्स है। ठीक है, इसको जरा गौर से देखिएगा। ये मेरे पास सेंट्रियोल हो गया और ये हमारे पास जो है वो हो गया जी सेल। ठीक, इस तरह यहाँ पे भी एक बना देते हैं, यहाँ पे भी बना देते हैं। अब हमारे पास एक चीज याद रखनी है कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो 3 तरह के मैंने बताया, गौर से सुनिएगा। हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स हैं जो बनेंगे मिनट, या ठीक हो गया। जो स्पिंडल फाइबर्स हमारे पास बनते हैं, ओके चेंज कर लेते हैं, यस। अब स्पिंडल फाइबर हमारे पास जो बनेंगे, याद रखिएगा इनमें से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं जिन्होंने जाके डायरेक्ट काइनेटोकोर के साथ जो है वो क्या होना होता है, अटैच होना होता है। याद रख लीजिए काइनेटोकोर क्या थी, अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था क्रोमोसोम के अंदर रीजन होते हैं। एक तो हमारे पास रीजन होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जिस सेंट्रोमेयर होता है, यानी सेंट्रोमेयर जिसके थ्रू वो आपस में अटैच होते हैं। दूसरा रीजन क्या है, इसके अंदर जो है वो हमारे पास क्या होगा कि वो काइनेटोकोर जिनके साथ जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल में आगे अटैच होना होता है। अब ये जो फाइबर्स हैं जिन जो डायरेक्ट काइनेटोकोर के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, इन्हें हम कहते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। उसके बाद कुछ हमारे पास फाइबर्स हैं, ठीक है, जो निकलते हैं और निकल के आपस में इस तरह से ना, इस तरह से, ठीक है, ये क्या करेंगे आपस में इंटरडिजिटेट कर लेते हैं।
इंटरडिजिटेट क्या होता है? आप अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ जो है वो जिस तरह हैंड शेक करते हैं, हैंड शेक करने के लिए आप अपने दोनों हाथों को जो है वो कंबाइन करें। ठीक हो गया। और उसके बाद ये जो सिचुएशन होगी ना, इसे हम क्या कह देते हैं? इंटरडिजिटेट। बुक में वर्ड लिखा हुआ है डिजिटेट, तो आपने जो परेशान नहीं होना है सवाल में। ठीक हो गया। ये जो होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक हो गया। और उसके बाद लास्ट जो हमारे पास होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये याद रख लीजिएगा ऑपोजिट मूव करते हैं और इस मेम्ब्रेन के साथ इस तरह से ऐसे ये पीछे जो है वो अटैच हो जाते हैं। मैं इनकी एरो साइन लगा देती हूँ ताकि आपको याद रहे। ऐसे ये इस मेम्ब्रेन के साथ अपने आप को क्या करते हैं? ऐसे अरेंज कर लेते हैं। अब अंदाजा करें, ये जो होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक हो गया। यानी ये क्या कर रहे हैं? फुल सपोर्ट करेंगे, यानी जो माइक्रोट्यूब्यूल ने यहाँ से भी ग्रास्प करना है अपने आप को, उसके बाद जब क्रोमोसोम को ये पुल करेंगे अपने टर्मिनल्स की तरफ, तो उस सूरत में क्या होगा हमारे पास के ये जो रीजन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाता है? आप अंदाजा कर लेंगे, ये इसको सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए हमारे पास क्या होता है? सपोर्ट प्रोवाइड किया वो किया। तो आप अंदाजा करें कि सेल हमारे पास हाउ मच सेल्स इज सेल्स आर इंटेलिजेंट, कि ये अपने आप को क्या करते हैं? तैयार कर रहे हैं, प्रॉपरली सपोर्ट जो है वो क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक हो गया। ये आपने जब एक चीज याद रखनी है हमारे पास। ये हमारे पास कब हो रहा है? जब प्रोफेज के बाद हमारे पास मेटाफेज में क्रोमोसोम ने अपने आप को इक्वेटर पे अलाइन जो है वो कर लिया है और माइक्रोट्यूब्यूल जो है उसके साथ अटैच हो। ठीक है। एक तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आपको बताने वाला था। ठीक है। जो कि नॉर्मली हमारे पास किस रीजन में हो रहा है? यहाँ प्रोफेज के बाद यहाँ इस रीजन के अंदर जो चल रहा है। अच्छा, इसके बाद टीलू फेज होती है और टीलू फेज के बाद जो होती है ना साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस जो है, याद रख लीजिएगा, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल की, एनिमल सेल के अंदर याद रखिएगा एक हमारे पास रिंग बनती है। रिंग किस तरह से बनती है, जरा इसको ऑब्जर्व करिएगा। हमारे पास क्या होता है कि क्रोमोसोम्स होते हैं, सॉरी सेल टीलोफेज में पहुंच गया था, और हमारे पास क्या होगा? मैं इसको, ठीक हो गया। ये हमारे पास सिचुएशन है, ये है टीलोफेज की सिचुएशन, ठीक है ना, जिसके अंदर ये न्यूक्लियाई है। अब बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं। हमारे पास होता ही है कि एक ना यहाँ सेंटर से ये क्या है? साइटोकाइनेसिस होने लगी है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस। अच्छा, होता ही है कि इसके सेंट्रलाइज्ड रीजन के अंदर, ठीक है, इसके जो टीलोफेज बन गया, तो दोनों ये जो एक सेल बना था, डिवाइडेड सेल था, न्यूक्लियर डिवाइडेड सेल था, इसके सेंट्रलाइज्ड रीजन के अंदर क्या होता है? एक इस तरह से कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है, और वो रिंग क्या करती है? ऊपर और नीचे वाली मेम्ब्रेन को क्या करती है? कैप्चर कर लेती है। समझ आ गई? उसके बाद जैसे ही कैप्चर करती है, ये रिंग को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। आपको कंपोजिशन पूछ ले कि कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग की कंपोजिशन क्या होती है, तो उसमें दो चीजें हमारे पास आ जाती हैं। एक हमारे पास इसमें एक्टिन होती है और दूसरी हमारे पास मायोसिन होती है। तो ये क्या करती है? कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है, ये अपने सेंटर की जानब क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है, इस सेल मेम्ब्रेन को साथ ही जो है वो लेके आती है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है हमारे पास? कि इस तरह से जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग क्या करती है? इस तरह से सेल की जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसको इस तरह से आपस में अरेंज करवा देती है, और इस सूरत में हमारे पास बनती है एक डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं क्लीवेज फर्रो। ठीक हो गया। क्या बनेगी? क्लीवेज फर्रो बनेगी। और ये कंबाइन होते होते इस तरह से होती है कि ये आपस में मिल जाती है, और उसके बाद जो सेल है वो क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है। दिस टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस अकर इन एनिमल सेल। ठीक हो गया। एनिमल सेल में हो रही होती है, प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता। प्लांट सेल में क्या होता है? याद रखिएगा कि हमारे पास लेट्स सपोज दिस इज अ प्लांट सेल, और इसमें ये न्यूक्लियस है। अब होता ये है कि प्लांट सेल के अंदर जो होते हैं ना, इनकी सराउंडिंग में गोल्जी वेसिकल्स होते हैं। याद रखिएगा, गोल्जी वेसिकल्स स्क्रीशंस कहते हैं, कुछ वेसिकल्स को थ्रो करते हैं, और वो वेसिकल्स आके ना तो इस रीजन के अंदर इस तरह से, ठीक है, इधर से इधर आई, इधर से आई, और इन्होंने इस रीजन के अंदर इस तरह आके ना क्या करना होता है? अरेंज होना होता है। ये कंटिन्यूसली अरेंज होना शुरू हो जाते हैं ऐसे। ठीक हो गया। और अरेंज होने के बाद जैसे ही अरेंज हो गए,
एक थिक वॉल जो है आप कह सकते हैं क्रिएट कर लेती है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेगमोप्लास्ट। ठीक हो गया, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेगमोप्लास्ट। ठीक हो गया, ये याद रखना है हमारे पास कि फ्रेगमोप्लास्ट क्या हमने कहा कि जब हमारे पास जो आप कह सकते हैं कि सिंपली गोल्जी वेसिकल्स। अच्छा, अब ये कब आना शुरू होती हैं, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ कि जब एंड ऑफ टीलोफेज होता है ना, तो उस टाइम पे ये फ्रेगमोप्लास्ट की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक हो गया, और हमारे पास आप कह सकते हैं कि फिर फ्रेगमोप्लास्ट बना, दीवार बन गई। अब क्या होगा, अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जैसे ही बन जाता है तो फिर अब याद रखना हमारे पास क्या होगा कि इसके इनर साइड रीजन से, यानी फ्रेगमोप्लास्ट के अंदर से इस तरह से क्या होता है, सेल क्लीव कर जाता है इनर से, इनर रीजन से। ठीक है, इस तरह से सेल क्या करेगा, क्लीव, और इस तरह से साइटोकाइनेसिस जो है वो आप कह सकते हैं हमारे पास क्या वो हो जाती है। ठीक हो गया, ये आपने बड़ी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने याद रखने हैं कि किस टाइम पे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, फ्रेगमोप्लास्ट कब बन रहा है और किस तरह से। ठीक है, मैं वापस आपको लेके जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये साइटोकाइनेसिस आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये देखिएगा जरा, ये प्लांट्स के अंदर जो है वो उन्होंने शो किया हुआ है, इंटरफेज है, अर्ली प्रोफेज है, लेट प्रोफेज है जिसके अंदर वो प्रिपरेशन हो रहा है, मेटाफेज के अंदर अरेंज हो गए, एनाफेज के अंदर हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे अब जो कोई सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं प्लांट्स के अंदर, जो कि अभी अनआइडेंटिफायर है हायर प्लांट्स के अंदर, याद रखना है। ठीक है, वो कहते हैं सेंट्रियोल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद एनाफेज होती है। ठीक है, अब ये देखें, टीलू फेज हुई तो अर्ली टीलू फेज हमारे पास जो है वो, ये सेल प्लेट जो बनी हुई थी, ये यहाँ पे क्रोमोसोम है वो अलाइन होंगे अलग अलग। लेट टीलू फेज के अंदर क्या हुआ, ये फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन हो जाती है, बनना शुरू हो जाता है, और उसके बाद क्या हो गया, डॉटर सेल जो है वो यहाँ से सेपरेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिएगा जरा, ये देखिए हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनी हुई है, आपको नजर आ रही है। ये एनिमल सेल्स के अंदर जो है हमारे पास क्या हो रहा है, इस तरह से सेपरेशन। ठीक हो गया, इसी तरह प्लांट सेल की अगर हम बात करेंगे तो ये फ्रेगमोप्लास्ट बन गया और उसमें कुछ सेपरेशन। ठीक है, ये आपने जो मैंने एनिमेशन याद जो है वो रखिएगा, बनाइए, ताकि आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग रहे किस तरह से कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग सेपरेट करती है सेल्स को, और इसमें साइटोकाइनेसिस के प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर किस तरह से जो चली है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की अगर हम बात करेंगे। ठीक हो गया, तो इसमें हमारे पास जो है वो याद रख लीजिएगा बहुत सारी सिग्निफिकेंस में, यूज फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, आपकी बॉडी पे आप गॉड फॉरबिड की सर्जरी वगैरह हो रही है। ठीक है, तो स्किन डैमेज हो रही है या गॉड फॉरबिड गिर गए हैं, तो उसमें जो रिपेयर होता है ना बॉडी का, वो किस के थ्रू होता है, माइटोसिस। यानी सेल माइटोटिकली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं उस जख्म, उस हार्ट पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारे पास उस रीजन को दोबारा से रिपेयर किया जाता है। Second है produce two new cells identical to the original cells are diploid। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, जो सेल हमारे पास होते हैं एज इट इज हूबहू उसी की आइडेंटिकल कॉपी जो बनाई जाती है, सेल्स डिप्लॉइड बनती हैं इसके अंदर। माइटोसिस is the only way to increase that cell number without any change in genetic material। ठीक हो गया, यानी ये याद रख लीजिएगा कि इसके अंदर क्या होगा, कोई जेनेटिक मटेरियल जो है वो हमारे पास चेंज नहीं होता। ठीक है, ये एज इट इज जो हमारे पास जो है वो ग्रो कर रही होती है। सोमैटिक या वेजिटेटिव सेल्स डिवाइड थ्रू माइटोसिस। ठीक है, दो तरह के सेल्स होते हैं, जर्म लाइन सेल्स या जर्म लाइन सेल्स या हमारे पास जो दूसरा स्पर्म या एग हमने पढ़ा था वो जर्म लाइन सेल्स है। ठीक है, जर्म सेल्स भी कहते हैं, उनके अंदर मियोसिस होती है। ठीक है, बस सोमैटिक यानी उसके अलावा बाकी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, यानी स्पर्म और एग के अलावा बाकी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो हमारे पास क्या है, सोमैटिक सेल्स हैं। और सोमैटिक सेल्स के अंदर हमेशा याद रखना है माइटोसिस ही होती है, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारे पास एज इट इज जो है वो रहता है। Rate of mitotic division in a cell is set according to the cytoplasmic growth of the cell. Hence, the mitosis can be slow or fast depending upon the status of the cell। ठीक हो गया, mitotic division हमारे पास जो है वो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ के हवाले से जो चल रही होती है। ठीक हो गया, ये तेज भी हो सकती है, यानी हो सकता है डिवीजन बहुत ज्यादा तेज भी हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम स्किन की बात करते हैं, स्किन के ऊपर कोई ना कोई जख्म हो गया, अब स्किन पहले जो है वो बड़ी नॉर्मली ग्रो कर रही थी, फिर एकदम से क्या होता है बड़ी स्पीडली जो है ग्रो करना शुरू कर देती है। ठीक है, ये याद रखना है। माइटोसिस ऑलवेज मेंटेन अ गैप। ठीक हो गया, बिटवीन टू राउंड्स ऑफ अ सेल डिवीजन व्हिच इज एसेंशियल। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो ये क्या कर रही है,
यदि गैप फेजेस वो कहता है यदि ऑलवेज मेंटेन अ गैप, ठीक है। तो क्यों गैप रखा जा रहा होता है? रिपेयर ऑफ द डीएनए डैमेजेस, ठीक है। ये आपको समझ आ गया कि जो G1 था गैप फेज थी, G2 था, ठीक है। पहली फेज, पहला गैप था, दूसरा गैप था, उसमें सेल इतना 9 आवर्स और गैप 2 जो था 4.5 आवर्स लग रहा था, उसके अंदर जो है वो टाइम बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं हमारे पास आ रहा है कि एक्चुअल में उसमें डीएनए को रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ ऑफ द सेल चल रही होती है। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ का मतलब क्या है? जो हमने कहा कि सेल के इंटरनल एंजाइम्स, प्रोटीन्स और अदर कंपोनेंट्स को क्या किया जा रहा होता है? डेवलप किया जा रहा है, ठीक हो गया। तो इसी तरह हमारे पास एक और इसमें इंपॉर्टेंस में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आ जाता है हमारे पास ट्यूमर, कैंसर, ठीक है। कैंसर कह लें, हमारे पास क्या होता है, याद रखिएगा, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है, सेल डिवीजन, ठीक है। सेल अपने आप को अनकंट्रोलली जो डिवाइड करना शुरू कर देता है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि एक्चुअल में सेल हमारे पास जो है ये याद रख लीजिएगा कि जब अनकंट्रोल्ड डिवाइड करते हैं तो वो इमेच्योर होते हैं सेल्स, ठीक है। वो प्रॉपरली मेच्योर सेल्स जो है वो नहीं होते हैं, ये याद रखना है आपने, ठीक हो गया। और उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे पास जो है वो कोई इन्वायरमेंटल म्यूटेशन हो सेल के अंदर, जिसकी वजह से वो आप कह सकते हैं कि हमारे पास क्या हो गया, उसमें ट्यूमर जो है वो कॉज कर दी। अब ट्यूमर जो है वो दो तरह से हो सकता है, एक हमारे पास बिनाइन होता है, एक हमारे पास जो है वो मैलिग्नेंट होता है। बिनाइन हमारे पास स्मॉल इन साइज कह सकते हैं, मैलिग्नेंट लार्ज होता है। बिनाइन स्लो ग्रोइंग है, फास्ट ग्रोइंग होता है। इस तरह नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव है। नॉन इन्वेसिव इन्वेसिव किस तरह से है? मसलन बिनाइन अगर किसी जगह पे हुआ है ना, तो इसने उसी रीजन पे रहना है, ये मूव नहीं करता। बट जो मेलिग्नेंट होता है ना, मेलिग्नेंट क्या करता है, ये सेल्स हमारे पास है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ये फर्ज कर लेंगे हमारे पास नॉर्मल सेल्स है, ये क्या करते हैं, जो कैंसर सेल्स होती हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, इन अपनी एक्सटेंशन फाइबर्स के थ्रू इनको जो है डैमेज करना शुरू करते हैं और इनको भी कैंसर सेल जो बना देते हैं। तो जो कैंसर सेल्स हैं, इनका नॉर्मल सेल्स को इनकॉर्पोरेट करके जो है वो क्या करना, कैंसर सेल बनाना, ये जो मैकेनिज्म है इसको मेटास्टेसिस जो वो कहते हैं, ठीक है। तो ये इन्वेसिव है, ठीक है, और ये नॉन इन्वेसिव। वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, पूरली। इसमें क्या होता है कि हमें पता चल जाता है क्लियरली इस जगह पे हमारे पास जो है वो ट्यूमर पड़ा हुआ है। इसके अंदर हमें मतलब क्लियरली पता नहीं होता, क्योंकि वो डेल डिवाइड कर रहा होता है। अक्सर औकात में भी आपने सुना होगा कि कैंसर की ट्रीटमेंट की गई है, मगर उसके बावजूद वो पर्सन के अंदर कैंसर हो गया है, उसकी वजह क्या होती है, वो मैलिग्नेंसी होती है, मैलिग्नेंट होता है। मैलिग्नेंट यानी वो फैल रहा होता है, वो एक रीजन को पता, हम क्या करते हैं आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको हमने रिमूव तो कर दिया, मगर ये नहीं पता होता कि क्या बाकी सेल्स भी अफेक्ट हुए हैं या नहीं हुए। तो वो सेल्स भी हमारे पास फिर अगेन कैंसर डेवलप करते हैं और फाइनली अगेन कैंसर हो जाता है। ओके, स्टे लोकलाइज्ड यानी एक जगह पे रहते हैं, स्टे वेयर दे आर, कैन नॉट इन्वेड आवर मेटास्टेसिस, ठीक है, ये हमने देख लिया। उसके बाद ये मेटास्टेसिस करते हैं, इन्फिल्ट्रेट, इन्वेड, डिस्ट्रॉय सराउंडिंग टिश्यूज कर लेते हैं, और मेटास्टेसिस टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इवन जो है वो हमारे पास जा सकते हैं, ठीक हो गया। ये आपने जो है वो याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं हमारे पास जो है पॉइंट कंसीडर किया जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है टॉपिक, ठीक है, दैट इज फ्रॉम माइटोसिस, ठीक हो गया। मियोसिस को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी इसकी डिटेल देख लेते हैं। मियोसिस जो है हमारे पास, याद रख लीजिएगा, हमने पढ़ा मियोसिस, हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि ये हमारे पास जर्म लाइन सेल के अंदर होता है, जर्म लाइन सेल्स में होगा। जर्म लाइन सेल्स के अंदर हमारे पास स्पर्म और एग जो है वो आ जाता है। इनके अंदर जो है वो हमारे पास क्या हो रहा होता है, ये मैकेनिज्म जो है वो चल रहा होगा, ठीक है। ये आपने जो है वो याद रखना है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास आप कह सकते हैं कि मियोसिस में डिप्लॉइड से हैप्लॉइड जो है वो हमारे पास सेल बनते हैं, ठीक है। यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हमारे पास होते हैं, जो इसके आप कह सकते हैं कि हाफ क्रोमोसोम जो इसका रिजल्ट जो हमारे पास होता है, ठीक हो गया। मियोसिस को फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास होती है मियोसिस 1, दूसरी हमारे पास होती है मियोसिस 2। मियोसिस जो 1 होती है, ठीक है, इसके अंदर फर्दर हमारे पास जो डिवीजन होती है वो प्रोफेज 1 होती है, उसके बाद मेटाफेज 1 होती है, उसके बाद टीलोफेज 1, एनाफेज 1 होती है, ठीक हो गया, एना
फेज 1 होगी, और उसके बाद टीलोफेज जो है वो 1 होगी। मेयोसिस 2 हमारे पास इज जस्ट लाइक माइटोसिस होती है, ठीक हो गया। इसमें क्या होता है, प्रोफेज 2, ठीक हो गया। उसके बाद मेटाफेज 2, उसके बाद एनाफेज 2, ठीक हो गया, एंड देन टीलोफेज 2। इसमें सबसे लॉन्गेस्ट अगर पूछ लेते हैं कौन सी होती है, तो याद रखना है प्रोफेज 1 होती है, ठीक हो गया। सबसे जो लॉन्गेस्ट हमारे पास जो है वो आप कह सकते हैं, सबसे ज्यादा जो लॉन्ग आप कह ले हमारे पास जो आप कह लो कि है स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो प्रोफेज 1 जो है वो याद रख लेगा होगी। अच्छा, प्रोफेज 1 के अंदर याद रख लीजिएगा कि जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, ये डुप्लीकेट की सेंस नहीं करते हैं कि इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो टू आप कह सकते हैं क्रोमैटिड, टू क्रोमैटिड जो हमारे पास होते हैं, किस तरह से होते हैं आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक चीज जो है वो आपने याद रखनी है, ठीक हो गया, कि क्रोमोसोम जो है ना क्या होते हैं हमारे पास, होमोलोगस जो है वो क्रोमोसोम बनते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोफेज 1 के अंदर जो है ना फर्दर डिविजन है, ठीक है। प्रोफेज 1 में फर्दर हमारे पास डिविजन है, ठीक है। यानी प्रोफेज 1 को आप फर्दर डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो आ जाती है लेप्टोटीन, अगर आपको याद हो मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया था। उसके बाद हमारे पास होती है जाइगोटीन होती है, उसके बाद हमारे पास पेकाइटीन होती है, उसके बाद हमारे पास डिप्लोटीन होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डाई काइनेसिस होता है, ठीक हो गया। तो याद रखना है कि इसके अंदर हमारे पास जो है वो क्या होगा, तो क्रोमोसोम जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं इन फेजेस के अंदर, ठीक है। किस तरह से फेज जो है वो अपने आप को लेकर आ रहे होते हैं, किस तरह से हमारे पास कर रहे होते हैं, तो ये मैं आपको यहाँ बताता हूँ। हमारे पास प्रोफेज के अंदर, ठीक है, प्रोफेज के अंदर क्या होगा कि जो मिनट मैं इसको सिंपल बना लेता हूँ, लेट्स सपोज दिस वन, ठीक हो गया, दिस वन, एंड ये हमारे पास आ गया, ठीक हो गया, दिस वन। अच्छा, जरा अब इसमें गौर से देखिएगा, हमारे पास जो चेंजेस हैं वो हो रही होंगी जो, ठीक हो गया। हमारे पास जो न्यूक्लियर आप कह सकते हैं, न्यूक्लियस हमारे पास न्यूक्लियस इसके अंदर है, ठीक हो गया। अब इनमें जो चेंजेस आ रही होंगी ये भी हम देखेंगे जरा, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास प्रोसेस चल रहा होगा वो क्या होगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया लेप्टोटीन होती है, लेप्टोटीन, ठीक है। अच्छा, लेप्टोटीन में हमारे पास क्या होता है, आप सिंपली कह सकते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये काफी हद तक जो है वो विजिबल होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से क्रोमोसोम्स क्या होना शुरू हो जाएंगे, हमारे पास विजिबल जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है आप कह सकते हैं कि जो सिंपली सेंट्रोमेयर है, जो सॉरी सेंट्रियोल्स होते हैं, ये हम आपको पता है कि हमारे पास ये भी फर्दर जो है वो क्या करते हैं, डिवाइड हो चुके होते हैं। इससे पहले हमारे पास इंटरफेस के अंदर, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, जो सेकंड आप कह सकते हैं जो फेज आ जाती है वो हमारे पास है जाइगोटी। अब जाइगोटीन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्या करते हैं, पेयरिंग जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, इसको हम कहते हैं साइनेप्सिस, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। साइनेप्सिस हमारे पास क्या है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो साइनेप्सिस स्टार्ट हो जाती है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाती है। पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम का मतलब क्या है कि हमारे पास क्रोमोसोम बाईवेलेंटली अपने आप को इस तरह से क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, फ्यूज करना शुरू हो जाते हैं। यानी चार जो आप कह सकते हैं सिस्टर क्रोमैटिड अपने आपस में अरेंज होते हैं, बाईवेलेंट, ठीक है, बाईवेलेंट या टेट्राड कहते हैं इनको, टेट्राड यानी हमारे पास क्या है, दो क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, ठीक हो गया। ये आपस में अपने आप को क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। अब जब ये अपने आप को अरेंज करते हैं, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फेज होती है, ठीक है, वो हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं पेकाइटीन। पेकाइटीन में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है,
जो क्रोमोसोम होते हैं, याद रख लीजिएगा, पेयरिंग कंप्लीट हो चुकी होती है, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, पेयरिंग हमारे पास कंप्लीट हो गई है। पेयरिंग के कंप्लीट होने के बाद हमारे पास क्या होगा कि जो एक रीजन हमारे पास आता है, यानी वो इस तरह से अरेंज होता है कि ये एक क्रोमोसोम और उसके बाद ये दूसरा क्रोमोसोम, ये आपस में क्या होते हैं, यहाँ से अटैच में वो आप कह सकते हैं हुए होते हैं, ठीक है। मैं दो ही बना देता हूँ ताकि याद रखने में आसानी हो। इस तरह से ये क्या है, आपस में जो है वो क्या है, अटैच हुए हुए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से आपस में जो है वो इनके दरमियान में डिस्टेंसेज है वो बहुत कम होती है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है कि ये इस रीजन से आपस में अटैच होते हैं, जिस रीजन से ये आपस में अटैच होते हैं ना, लाइक मैं अब अलग करके बना देता हूँ ये, उसके बाद हमारे पास ये केस है, और ये जिस जगह से आपस में अटैच हुए हैं, ठीक है, ये नॉन सिस्टर क्रोमोसोम है, याद रखनी है, नॉन सिस्टर क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमोसोम्स है, ये अलग है, ये अलग है, मगर ये आपस में क्या है, होमोलोगस है, ठीक हो गया। ये जो रीजन होता है, इस रीजन को हम कहते हैं क्याजमेटा। तो क्याजमेटा, क्याजमेटा हमारे पास जो है ये एक्चुअल में क्रॉसिंग ओवर के लिए जो है वो हमारे पास बनाया जा रहा होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि इस रीजन के अंदर जो है वो हमारे पास होनी होती है क्रॉसिंग ओवर, ठीक हो गया, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि जो मटेरियल है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, आप कह सकते हैं कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस होती हैं, ठीक है, और इस सूरत में जो है वो हमारे पास क्या होगा, फर्दर जो है वो वेलोसिटी। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखनी है कि हमारे पास जो पेकाइटिन है, ठीक है, ये डेज, वीक्स, ठीक हो गया, और इवन याद रख लीजिएगा ईयर्स तक के लिए जो है वो स्टैंड बाई हो सकती है, यानी रुक सकती है, ठीक है, और कंटिन्यू भी रह सकती है, कि हो सकता है कि ये डेज में हो जाए, हो सकता है वीक्स तक जो है चलती है, हो सकता है ईयर्स तक जो है वो चल सकती है। इसके कंपैरिजन में जो हमारे पास लेप्टोटीन और जाइगोटीन होती है, ठीक है, ये वाली जो है ये सम आवर्स के लिए जो हमारे पास होती है, ठीक है, ये कुछ आवर्स की होती है। पेकाइटिन लॉन्गेस्ट फेज है। अब अंदाजा कर ले, आपको पूछते हैं मियोसिस में सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है, तो प्रोफेज 1 है। अगर वो कहते हैं प्रोफेज 1 के अंदर जो लॉन्गेस्ट फेज है वो कौन सी है, तो वो याद रखना है पेकाइटिन है, ठीक हो गया। अच्छा, पेकाइटिन के बाद हमारे पास क्या होगा कि जो आप कह सकते हैं नेक्स्ट फेज आ जाती है, वो हमारे पास क्या है, आप सिंपली कह लेके डिप्लोटीन होती है, ये आ गई डिप्लो। अब डिप्लोटीन में हमारे पास क्या होगा कि जो आप कह सकते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, ये थोड़े से अपार्ट फ्रॉम ईच अदर हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें प्लाज्मा की क्लेरिफिकेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती, बट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से जो प्लाज्मा है ना, वो हमें क्लियरली तौर पे जो है वो नजर आना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया, ये आपने याद रखना। इस तरह से ये प्लाज्मेटा जो हमारे पास क्या है, ये क्लियरली, और क्रोमोसोम थोड़े थोड़े से एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर जो है वो मूव कर जाते हैं। होमोलोगस होते हैं ना ये नॉन सिस्टर, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा दूर जो है वो हो जाएंगे, और प्लाज्मा अब जो है वो प्लाज्मा जो है वो विजिबल जो है हमारे पास होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। आपसे पूछ सकते हैं कि जी जो प्लाज्मा है या प्लाज्मेटा है, ये किस में विजिबल होता है, याद रखना किसके अंदर, डिप्लोटीन के अंदर जो है हमारे पास विजिबल होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट स्टेज होती है, ठीक है, उसमें हमारे पास जो है क्या होगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये क्या होना शुरू हो जाती है, डिसअपियर, ठीक है। जो लास्ट स्टेज प्रोफेज 1 की होती है, उसमें क्या होना शुरू हो जाएगी, डिसअपियर, ठीक है, और बाकी जो रीजन होता है वो एज इट इज ही हमारे पास इनसाइड रहता है, ठीक है, इस तरह से ये होगा, ठीक है। ये जो स्टेज है जिसके अंदर जो है हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसअपियर होना शुरू हो गई है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज डाइकाइनेसिस, ठीक हो गया। यानी डाइकाइनेसिस के अंदर क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपने आप को अरेंज इस तरह से किया कि हमारे पास आप कह लो कि जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो रेडी है फर्दर आप कह सकते हैं डिवीजन के लिए, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास नेक्स्ट जो स्टार्ट होना है वो हमारे पास मेटाफेज स्टार्ट होगी, ठीक है, क्योंकि ये क्रोमोसोम अरेंज हो गया। मेटाफेज के बाद क्या होना है, ये अपने आप को जो है अरेंज कर देंगे। अरेंज किस सेंस में करते हैं हमारे पास, ठीक है, ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अरेंज इस सेंस में करते हैं कि क्या होगा कि हमने क्या कहा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पेयरिंग होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा गौर से देख लीजिएगा। हमारे पास कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं, इस तरह से,
ठीक हो गया। ये आपस में क्याज्मा अभी जुड़ा ही हुआ है। क्याज्मा तब तक नहीं अलग होता जब तक एनाफेज नहीं होते, तो ये याद रखना यहाँ से ऐसे। ये अपने आप को, अगर हम माइटोसिस की बात करेंगे तो माइटोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम अरेंज हुए थे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला है, वो इस तरह से अरेंज हुए थे। सिस्टर जो सिस्टर क्रोमैटिड थे वो आपस में अरेंज हुए थे और इसके साथ अटैचमेंट हुई थी और इनको अलग कर दिया था। जबकि मियोसिस के अंदर ऐसा नहीं। मियोसिस के अंदर क्या होता है, जो मेटाफेज 1 होती है उसमें क्रोमोसोम अपने आप को टेट्राड के अंदर अरेंज करते हैं, और जब इसके अंदर सेपरेशन होनी होती है ना, तो ये एक पूरे के पूरे क्रोमोसोम को दूसरी तरफ जो है वो लेके जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपने जो है वो याद रखना है। ठीक है, मैं इसको जो है वो ले जाता हूँ दूसरी तरफ। यहाँ देखिएगा जरा, हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इंटरफेज हमारे पास हुई G1, उसके बाद एस फेज हुई है, फिर उसके बाद प्रोफेज 1 हुई है। प्रोफेज 1 के अंदर आपको बताया हमने, ये देखें जरा गौर से कि ये पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम हो गया। ये क्याज्मा फॉर्मेशन ये हमारे पास बना हुआ है। उसके बाद हमारे पास मेटाफेज होना है, तो मेटाफेज में क्रोमोसोम ने अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लिया। ये हमारे पास जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल यानी स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो रही है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर हमने कहा, ये अगर गौर से देखें यहाँ पे छोटी सी चीज आपको नजर आ रहा होगी, बिल्कुल मेम्ब्रेन से भी जुड़े हुए। ये एस्टर है, ये पोलर है। ठीक हो गया। और ये काइनेटोकोर हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल है। ठीक है, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है। इसी तरह ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल है, और ये कौन से हैं, एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल है। ये क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, तो आप अंदाजा करेंगे ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम को जो है वो दूसरी तरफ जो है वो लेके जा रहे होते हैं। ठीक है, एनाफेज होगी। एनाफेज के रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा, क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, आपको पता है अब। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो आती है टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में क्या होता है, न्यूक्लियस बन चुका होता है क्लेवेज फर्रो के थ्रू। सेम उसी तरह क्लेवेज फर्रो के थ्रू क्या होगा, हमारे पास जो है वो इस तरह से सेल जो है हमारे पास जो है वो बना दिए जाते हैं। अब क्या होता है, प्रोफेज 2 स्टार्ट होती है। अब याद रखना कि मियोसिस 1 के बाद, ठीक है, मियोसिस 1 के बाद शॉर्टेस्ट आप कह सकते हैं इंटरफेज होती है। ठीक है, शॉर्टेस्ट इंटरफेज है जिसमें सेल अपने आप को क्या करता है, रेडी होता है। ठीक है, बट याद रखना कि इसमें नो रेप्लिकेशन होती है, यानी क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन नहीं होती है। डीएनए रेप्लिकेशन हमारे पास नहीं होती है। क्रोमोसोम डबलिंग नहीं होती है। ये सारे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, एमटी टेस्ट में अगर हमसे कुछ पूछा जाता है कि क्रोमोसोम डबलिंग, तो ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे क्रोमोसोम अगेन अपने आप को क्या करेंगे, ये देखिए सेंट्रियोल्स है, ये टर्मिनल पे पहुंचेंगे, मेटाफेज 2 होगी, इक्वेटर पे अपने आप को अलाइन करेंगे। आप ये देखो, ये वाली जो है ना, ये ये बिल्कुल हूबहू उसी तरह है जिस तरह माइटोसिस की मैंने आपको बताया। तो माइटोसिस हमारे पास याद रखना है, मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस। ठीक हो गया। ये आप एक बात जो है वो अपने माइंड में उठा लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा, ये सिंगल जो सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाते हैं, और सेम बाकी उसके बाद टीलोफेज होगा, ये दोनों अलग हो गए। उसके बाद हमारे पास जो है ये फर्दर आप कह सकते हैं, टीलोफेज के बाद हमारे पास साइटोकाइनेसिस हुई, और हैप्लॉइड जो है हमारे पास क्या होते हैं, सेल्स बन जाते हैं। इसमें ये फर्दर जो है फ्यूजन के लिए आप कह सकते हैं यूज होते हैं, यानी जाइगोट फॉर्मेशन के अंदर। ये हमारे पास स्पर्म या एग जो मैंने बताया, मियोसिस। ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखनी है कि यहाँ पे नॉट अ साइकिल, यानी ये साइकिल नहीं है जिसका आपको शो किया गया। अच्छा, उसके बाद क्योंकि इसके बाद ये नहीं होता कि जो हैप्लॉइड है ये आगे डिवाइड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, माइटोसिस में पॉसिबल है मगर मियोसिस में पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया। इसके अलावा जर्म लाइन सेल में होती है, मैं लिख देता हूँ, यानी स्पर्म प्लस एग के अंदर जो हमारे पास होते हैं। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी आता है, वो कहते हैं कि मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ माइटोसिस कह लो या मियोसिस कह लो, कौन सी होती है, आपने याद रखना है। मोस्ट क्रिटिकल जो फेज होती है वो हमारे पास एना फेज होती है, मोस्ट क्रिटिकल फेज। क्यों? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम अलग होने होते हैं। जब क्रोमोसोम अलग होने होते हैं तो उस सूरत में हो सकता है कि यार कोई क्रोमोसोमल एब्रेशन हो जाए, यानी हो सकता है क्रोमोसोम प्रॉपरली सेपरेट ही ना हो। जो जब क्रोमोसोम प्रॉपर्ली सेपरेट ही ना होंगे तो उस सूरत में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, इशू होगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबरिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, तो ओवरऑल क्रोमोसोम नहीं रहते, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास एक जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्चुअल में हमारे पास क्या होते हैं, एक कुछ सेल में कम चले जाते हैं, कुछ में ज्यादा चले जाते हैं। और वो फर्दर क्या होता है हमारे पास जब फर्टिलाइज करेगा तो उस सूरत में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिस सूरत में नंबर ऑफ डिजीजेज है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, ये वैसे डिस्कस तो नहीं की हुई सिलेबस में, मगर ये कि आप फॉर द सेक ऑफ आप कह सकते हैं केयर एहतियातन जो है वो आपने करना है क्या है कि इसको एक दफा
देख लीजिएगा, ठीक हो गया। अच्छा, मियोसिस हमने देखा, मियोसिस के बाद हम ये देखेगा, ये मैंने बुक की डायग्राम में ऐड की है, ये लेप्टोटीन है, इसके अंदर ये वो अरेंजमेंट हो रही है इस तरह से, फिर उसके बाद जाइगोटीन में पेयरिंग हो रही है, बाइवेलेंट बन गए, साइनेप्सिस हो रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद पैकाइटीन है, इसके अंदर जो है वो साइनेप्सिस कंप्लीट हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ठीक है। एंटीडा से पूछ सकते हैं क्रॉसिंग ओवर किस में होती है, याद रखना है। सिनेप्सिस फॉर्मेशन किस में होती है, प्लाज्मा फॉर्मेशन किस में होती है, प्लाज्मा विजिबल कहाँ पे होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में डिसअपियर होती है, ये सीक्वेंस आपको पता होना बहुत जरूरी है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बेसिक सा, एक लेप्टोटीन ले आए, ठीक है, ज़ैगोटीन जिबा किया, पैकाइटीन पकाया, डिप्लोटीन आपने उसको क्या कर लिया, खा लिया, डप लिया, और उसके बाद डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस आपने क्या कर लिया, उसको खा के उसके बाद आपने क्या कर लिया, इसको डिकार मार दिया, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ये आपने याद रखना, इसको एलजीपीडी डी, ये सीक्वेंस अगर आपको याद होगा तो इसमें जो होने वाले इवेंट्स है वो भी आपको जो है वो क्या होंगे, याद रहेंगे, ठीक है। ये आपने जो है वो प्रॉपर्ली अपने माइंड में बिठा लेना हमारे पास, किस तरह से जो है वो ये जो है वो सीक्वेंस जो है वो चल रहा होगा। इसके बाद हमारे पास अगर हम बात करते हैं इसकी क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस की, ठीक है, या सिग्निफिकेंस की मियोसिस की, इसमें याद रखिएगा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, नंबर वन। मेंटेनिंग द क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट फ्रॉम द जनरेशन टू द जनरेशन, आपको पता है कि अगर हमारे पास हैप्लॉइड यानी स्पर्म हैप्लॉइड होता है, उसके बाद एग हमारे पास क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज करते हैं और डिप्लॉइड बनता है, फिर ये आगे माइटोटिकली जो है क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। तो कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन करने के लिए, उसके बाद डिफरेंट जेनेटिक मेकअप, आपको पता है क्रॉसिंग ओवर होती है हमारे पास, क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में जो डिफरेंट जेनेटिक मेकअप बनता है, वो जो जेनेटिक मेकअप बनता है ये चेंजेस के लिए याद रख लीजिएगा, और याद रखना कि ये एवोल्यूशन के लिए हमारे पास जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यानी क्रॉसिंग ओवर होगी, नए ट्रेड्स इवॉल्व होंगे, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, नया जो हमारे पास आप कह सकते हैं चेंजेस में है वो आना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या थी, इंपॉर्टेंस थी, ठीक हो गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट, मैं इसको अच्छा यहाँ पे एक और चीज मैं बता देता हूँ, मियोसिस और माइटोसिस को शो किया हुआ है, ठीक है। 2n है, डिप्लॉइड है, उसके बाद डिप्लॉइड है, मियोसिस 1 हुई तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड बन गया, यहाँ माइटोसिस हुई तो डिप्लॉइड ही रहता है, उसके बाद ये फिर फर्दर क्या करते हैं, डिवाइड कर जाते हैं, ठीक हो गया। तो हम एक दफा स्टार्ट से देख लेते हैं, हमने जो है सिलेबस पे देखिएगा, इंटरफेस G1 G2 ये हमने पढ़ लिया है, ठीक हो गया। ये भी हमने देख लिया है, प्रोसेस ऑफ माइटोसिस देख लिया, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे पास सेल साइकिल किस तरह से हो रहा है, फिर हमने देखा हमारे पास टाइम कितना जो है वो लग रहा है, उसके बाद हमने माइटोसिस देखा, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस देखी, फिर हमने साइटोकाइनेसिस होती किस तरह से है, ठीक है, ये हमने यहाँ देखा, और हमने कहा ठीक है, और फिर हमने जो क्रोमोसोम को माइक्रोट्यूब्यूल सेपरेट करते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की टाइप देखी, ठीक है। ये क्लीवेज फर्रो बनती है एनिमल सेल के अंदर, और ये सेंट्रलाइज रीजन से जो है वो डिवीजन होती है प्लांट सेल के अंदर, ये हमने देखा, ठीक है। उसके बाद हमने जो है ये उसको एनिमेटेड भी जो है वो ऑब्जर्व किया कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग जो है वो सेपरेट कर रही है, ठीक हो गया। प्लांट सेल में देखा फ्लेग्मोप्लास्ट किस तरह से जो हमारे पास ये सेल प्लेट हमारे पास जो है वो बनती है, ठीक हो गया। सिग्निफिकेंस देखी हमने, उसके बाद जो कैंसर ट्यूमर फॉर्मेशन होती है ये ऑब्जर्व किया, फिर मियोसिस को ऑब्जर्व किया, ठीक है, मियोसिस के हवाले से, और उसके बाद ये फेजेस हमने प्रोफेज 1 की देखी, एमसीक्यूज को डिस्कस किया, ठीक हो गया। और उसके बाद हमने उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो देखी, ठीक हो गया, ओके।